नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन दूसरा चैप्टर करने वाले हैं गति। दूसरा चैप्टर अपना होगा गति। गति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। गति क्या होती है? सबसे पहले अपन ये जाने की गति का अध्ययन कहाँ किया जाता है। गति का अध्ययन किया जाता है गतिकी में। तो अपने को पता होना चाहिए कि गतिकी क्या होती है। गतिकी क्या होती है? तो गति का, जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसकी स्थिति में, उसको गति कहते हैं। और इस गति का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको गतिकी कहते हैं। तो वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको गति कहते हैं। वस्तु पर लगने वाले बल से उसकी स्थिति में परिवर्तन। जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो गतिकी कहलाती है। तो सबसे पहले गति को जानने के लिए सबसे पहले अपने को जानना होगा विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या होती है? विराम, सबसे पहले विराम या विरामावस्था। तो विरामावस्था किसे कहते हैं? जब वस्तु की गति में, जब वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, समय के साथ परिवर्तन न हो, तो वो क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। जब कोई भी वस्तु जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ पर स्थिर अवस्था में है, इसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये विराम अवस्था में है। अब दूसरा है गति। दूसरा अपन लिखते हैं गति। गति क्या होती है? तो अपन गति देखते हैं। तो गति होती है जब वस्तु की अवस्था में, वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। जब भी कोई वस्तु स्थिति में जिसकी में समय के साथ परिवर्तन होता है, जैसे इसी मार्कर को मैंने यहाँ पे अभी ये स्थिर है, विरामावस्था में है, क्योंकि इसकी समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको ऐसे चलाया जाता है तो ये देखते हैं कि अपन समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति और स्थिति का पता लगाने के लिए एक बिंदु लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है? निर्देश बिंदु वह बिंदु है, वह बिंदु जहां से किसी वस्तु की स्थिति का मापन किया जाता है, की स्थिति का मापन किया जाता है।
निर्देश बिंदु होता है जहां से किसी वस्तु की स्थिति का मापन किया जाता है। जैसे ये है, ये एक बिंदु है, यहाँ कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसको वस्तु मान लेते हैं अपन, कोई भी एक कण मान लो, ये वस्तु है। अब इस बिंदु से इस वस्तु की स्थिति का अपन मापन कर रहे हैं। ये यहाँ है, थोड़ी देर पश्चात ये यहाँ कहीं दिखाई देना चाहिए, अपने को देगा। तो यहाँ से यहाँ गया, तो अपन जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो मापन कर रहे हैं, वो इस बिंदु के अनुसार कर रहे हैं। इस बिंदु से यहाँ से इसका मापन कर रहे थे। यहाँ से पहले यहाँ तक था, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये जो बिंदु है जहां से अपन मापन करते हैं, तो ये बिंदु निर्देश बिंदु, या मूल बिंदु भी कहलाता है। तो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी ये बिंदु कहलाता है जहां से अपन किसी वस्तु की स्थिति का मापन करते हैं। नोट डाउन कीजिए। एक चीज अपन देखते हैं, गति और विरामावस्था। अपन ने पढ़ा गति और विरामावस्था। तो एक वस्तु गति तथा विराम में सापेक्ष रूप से रहती है, सापेक्ष रूप से रहती है। सापेक्ष रूप से रहने का मतलब क्या है? सापेक्ष रूप से रहने का मतलब है ये एक दूसरे के सापेक्ष रहती है। एक वस्तु विरामावस्था में तो दूसरी गति अवस्था में होती है। एक वस्तु विराम तो दूसरी गति में होती है। दूसरी गति अवस्था में होती है। एक ही, ये तो एक वस्तु विराम में तो दूसरी गति में रहती है, लेकिन एक ही वस्तु किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष विराम में भी रह सकती है और गति अवस्था में भी रह सकती है। देखो वो कैसे, ये दूसरा नोट अपन देखते हैं कि एक ही वस्तु एक ही वस्तु एक समय पर गति व विराम दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। रह सकती है। यह उसके संदर्भ बिंदु या जिसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु पर निर्भर करता है। संदर्भ बिंदु पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कैसे एक ही वस्तु एक ही समय में विराम में और एक ही समय में गति में दोनों अवस्थाओं में रहती है।
एक उदाहरण लेते हैं, ट्रेन में बैठा व्यक्ति। ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ट्रेन में बैठे व्यक्ति का अपन उदाहरण लिया अपन ने। ट्रेन चल रही है, ध्यान रखना, ट्रेन गतिशील ट्रेन लिख लेते हैं इसमें, गतिशील ट्रेन में बैठा व्यक्ति। गतिशील ट्रेन में बैठा व्यक्ति। तो जो ट्रेन गतिशील है, इसके लिए अपन यदि संदर्भ बिंदु लेते हैं प्लेटफॉर्म, संदर्भ बिंदु लेंगे प्लेटफॉर्म, ये इसका मूल बिंदु है, संदर्भ बिंदु है। प्लेटफॉर्म को अपन यदि संदर्भ बिंदु लेते हैं तो उस अवस्था में ट्रेन क्या है, गतिशील अवस्था में, ट्रेन गतिशील में। अब जब ट्रेन गतिशील है तो उसमें बैठा व्यक्ति भी ऑब्वियसली गतिशील होगा। व्यक्ति क्या होगा, गतिशील होगा। ये व्यक्ति गतिशील किसके सापेक्ष है, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष। ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। मतलब प्लेटफॉर्म के सापेक्ष व्यक्ति गति अवस्था में है। क्यों, क्योंकि ट्रेन गतिशील है और ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी प्लेटफॉर्म के सापेक्ष गतिशील अवस्था में। लेकिन अपन यदि ट्रेन के लिए देखते हैं, ट्रेन और इस व्यक्ति के लिए, तो इस ट्रेन के सापेक्ष ये व्यक्ति विराम अवस्था में है। कैसे, जब ट्रेन को अपन क्या लेते हैं, यहाँ ट्रेन को लेते हैं संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु, जो है मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु लेते हैं अपन ट्रेन को, ये लेंगे अपन ट्रेन को। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति है वो विराम में रहेगा। व्यक्ति किस अवस्था में रहेगा, विराम में। किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। तो अपन ने देखा कि एक ही समय में यह व्यक्ति गतिशील अवस्था में है तो विराम अवस्था में भी है। इसका मतलब यह है कि एक ही वस्तु एक ही समय पर गति और विराम दोनों अवस्थाओं में रह सकती है, जैसा कि ये व्यक्ति रह रहा है। नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ते हैं गति। गति के विमाओं के आधार पर अपन प्रकार पढ़ते हैं, डायमेंशंस के आधार पर गति विमा आधार पर। तो पहली गति है एक विमीय गति। एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? एक विमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु का स्थिति के किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन केवल एक दिशा में होता है। वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन केवल एक दिशा में होता है। समय के सापेक्ष परिवर्तन केवल एक दिशा में होता है। केवल एक दिशा में होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, जो मोती होते हैं माला के अंदर पिरोए हुए मोती, माला में
पिरोए मोतियों की गति। माला में जो मोती पिरोते हैं अपन, वो एक ही, उनका केवल एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो वो कौन सी गति हो गई? एक विमीय गति का उदाहरण हो गई। इसके अलावा अपन दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति, ये गति होती है एक विमीय गति। अगली है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति है जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष दो दिशाओं में बदलती हो। दो दिशाओं में बदलती हो। तो वो कौन सी गति होगी? वो द्विविमीय गति होगी। अपनी द्विविमीय गति का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं, उनकी गति द्विविमीय गति होती है, दो दिशाओं में बदलती है। उनकी स्थिति समय के सापेक्ष दो दिशाओं में बदलती है। इसमें जो गति होती है वो समतल में गति होती है। और इसकी जो गति होती है एक विमीय गति, ये सरल रेखा में गति होती है। सरल रेखा में जब गति होती है तो वो होती है एक विमीय गति। समतल में गति होती है वो होती है द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति होती है वो अंतरिक्ष में गति को त्रिविमीय गति में कहते हैं। तीसरा लिखते हैं अपन त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति है वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष तीन दिशाओं में बदलती है। जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष तीन दिशाओं में बदलती है। तीन दिशाओं में बदलती है। तो वो कैसी गति होगी? वो गति होगी त्रिविमीय गति। जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष तीन दिशाओं में बदलती हो तो वो कैसी स्थिति होगी? तो वो कैसी गति होगी? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का सबसे अच्छा उदाहरण है एक अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पक्षी। जो पक्षी होता है वो किसी भी दिशा में उड़ सकता है, तो उसकी जो गति है वो त्रिविमीय गति में काउंट होगी। उदाहरण पर लिखते हैं अपन, यहां लिख देते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पक्षी। अंतरिक्ष से अपन तात्पर्य केवल आकाश से ही नहीं, अंतरिक्ष से तात्पर्य होता है पृथ्वी के ऊपर से ही अपन अंतरिक्ष मान लेते हैं। अंतरिक्ष का मतलब त्रिविमीय होता है।
तो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी या अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पक्षी? आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति। तो ये क्या होती है? त्रिविमीय गति होती है। नोट कर लीजिए इनको। अब अपन पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को दोनों को अपन साथ साथ पढ़ेंगे। उससे क्या है, पढ़ने में आसानी होगी। एक टेबल बना लीजिए जैसे मैं बनाता हूं। क्या हो जाएगा, अपने दूरी ले लेंगे, और यहां विस्थापन ले लेंगे। इन दोनों को अपन साथ साथ पढ़ते हैं। इससे क्या आसानी होगी, इनको पढ़ने में, याद रखने में आसानी होगी। दूरी क्या होती है? दूरी होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं दूरी की। किसी वस्तु के पिंड के लिख लेते हैं प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक चली गई कुल लंबाई। ये क्या है? किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक चली गई कुल लंबाई, या प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं और इसको अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थान, अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान। तो इनको अपन इसके लिए जैसे अपन देख सकते हैं, ये कोई वस्तु चली है, यहाँ से कोई वस्तु ए बिंदु, ए स्थान से चलना प्रारंभ हुई है, यहाँ पे बी स्थान पर आकर वो वस्तु रुकती है। किसी कार की बात कर लेते हैं अपन। कार ए स्थान से चली है, इस दिशा में चलती है, और ये यहाँ पे आके बी स्थान पर रुकती है। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, वो दूरी, ये पूरा पथ, जितना पथ इसने तय किया है, वो सारी इसकी दूरी है। सिंपल सी तरीके से समझने के लिए इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। यहां से यहां की दूरी 4 किलोमीटर मान लेते हैं। ये भी 4 किलोमीटर होगी, ये भी 4 किलोमीटर होगी, ये भी 4 और ये भी 4, इसको भी 4 मान लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि ए से बी तक जाने में जो इसको दूरी है, तो दूरी को कैसे काउंट करेंगे, इसको इन सब को आपस में जोड़ देंगे। तो अपन काउंट करते हैं 8 9 बार 4 है, तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 किलोमीटर। ये क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई, ये इसकी दूरी हो गई। अब पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की प्रारंभिक बिंदु
तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। यहां ध्यान रखना अपने को, किसकी बात करें अपन, न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं। जैसे अपन जैसा इसमें देखा वैसा यहाँ ए बिंदु ले लेते हैं, इसी प्रकार से कोई वस्तु चली बी तक पहुंची, तो इसके लिए अपन यदि विस्थापन की बात करें, इस दिशा में जाती है, इसके लिए यदि अपन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ये पूरी लंबाई नहीं हो के इसका विस्थापन केवल यहां से यहां तक की सीधी दूरी या जो न्यूनतम दूरी होगी, ये इसके लिए विस्थापन आएगा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं विस्थापन को, ठीक है। अच्छी तरह इसको समझते हैं तो ऐसे समझते हैं। चार किलोमीटर इसको भी 4 किलोमीटर मान लेते हैं। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। अब देखते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब अपन विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन के लिए देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी ये हो गई, तो इसका विस्थापन कितना हुआ, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 और 4 तो इसका 4 × 3, इसका विस्थापन हो जाएगा 12 किलोमीटर। विस्थापन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो तय की गई कुल लंबाई होती है, वो दूरी होती है। दूसरी बात, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशियां तो अपन ने पढ़ी थी पहली क्लास में कि जो राशियां जिनके निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो अदिश राशियां होती है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। दूरी को d से डिनोट कर देंगे और विस्थापन को s वेक्टर से डिनोट करेंगे, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। वेक्टर का साइन है, तीर का निशान लगाते हैं इसके ऊपर, वो वेक्टर होता है, नोट कर लीजिए। दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक है मीटर। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक भी मीटर ही होता है, ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जो अपना विस्थापन है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कैसे होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये देखते हैं अपन। जैसे ये अपना निर्देश बिंदु है जिसे अपन संदर्भ बिंदु बोलते हैं। इस संदर्भ बिंदु से इधर जो चलने वाली दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इधर की दूरियां ऋणात्मक और इधर की दूरियां होती हैं धनात्मक। यदि कोई वस्तु यहाँ से चलती है, जैसे कोई वस्तु ये है, यहाँ से कोई भी ऐसे चल के यहाँ तक आती है, तो इसकी जो दूरी होगी वो
इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। कोई वस्तु यूं चलती है, वापिस यहीं पर आकर रुकती है, तो इस वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों यही है, तो इसलिए इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य। इसका विस्थापन होगा शून्य, शून्य। और जो तीसरा अपन देखते हैं ऋणात्मक, तो ये कोई वस्तु है, यहां से चलती है, तो कोई वस्तु इस यहां से चली और इस दिशा में आती है, तो यहां से जो दूरी मापी जाएगी अपनी, ये दूसरी दिशा में अपन जो इन दोनों के मध्य विस्थापन मापेंगे, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये होगा ऋणात्मक। सीधी अपन किसी संख्या रेखा पर डिनोट करें, तो देखो ये होगा, यहाँ पर विस्थापन 0, इधर विस्थापन धनात्मक, और इधर जो विस्थापन होगा वो ऋणात्मक होगा। नोट कीजिए। तो इससे अपन एक निष्कर्ष निकालते हैं, इससे अपन एक निष्कर्ष निकालते हैं कि दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमेशा ये ऐसा ही होगा। अब ये कैसे होगा, ये भी अपन देखते हैं। दूरी हमेशा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, यहां से कोई वस्तु चलती है और यहां जाके रुक जाती है, और यहां से कोई वस्तु चलती है और यहां जाकर रुक जाती है। इसमें ये 20, ये भी 20 मान लेते हैं, ये भी 20 और ये भी 20 मान लेते हैं। तो इस वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है ए से बी तक, इस वस्तु के लिए अपन दूरी मापते हैं, तो दूरी कितनी होगी, 20 चौक 80, मात्रक इसका कुछ भी ले लो, किलोमीटर ले लेते हैं अपन, तो दूरी कितनी हो गई 80 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ इसका, विस्थापन हुआ 20 और 20 40 किलोमीटर। ये दूरी हो गई, ये विस्थापन हो गया। अब इसके लिए लेते हैं, ये 20 किलोमीटर मान लो, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहां से कोई वस्तु चलती है और यहां तक पहुंचती है, तो इसको यहां से यहां जाने में दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 20 किलोमीटर। विस्थापन कितना है इसका विस्थापन है 20 किलोमीटर। तो अपन ने कहा या तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दूरी भाग विस्थापन, तो 1 आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ देखते हैं दूरी कितनी है, 80 डिवाइड बाई 40 कितना है, 2, 1 से बड़ा है। यहाँ देखते हैं 20 डिवाइड बाई 20 कितना है, 1 इसके बराबर है। तो अपन ने देखा या तो दूरी बटा विस्थापन 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।